अगेन फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है। एक रिकैप कर लेता हूँ मैं इस पर फिर से कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है और वो ऑब्जेक्ट या तो व्हाट के रिप्लाई में आएगा या फिर हुम के रिप्लाई में आएगा। या तो हम क्या से सवाल करेंगे या फिर किसको से सवाल करेंगे, इन दोनों के जवाब में आने वाला ऑब्जेक्ट होता है। और वहीं अगर बात करें इनट्रांजिटिव वर्ब की तो इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इसके बारे में हमने विस्तार से इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा किया है। इस वीडियो में हम प्राइमरीली दो प्रकार के वर्ब की बात करेंगे, जिनमें से एक है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है लिंकिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, इन दोनों के बारे में अभी इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब को एक और नाम से जानते हैं, वो होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब इन दोनों का फंक्शन एक ही है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसा कि नाम से पता है, हेल्पिंग का मतलब क्या? हेल्पिंग का मतलब वो जो हेल्प करता है, यानी कि जो सहायता करता है उसको बोलते हैं सहायक। हेल्पिंग जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं हेल्पिंग। सहायता करने वाले को सहायक क्रिया हिंदी में बोलते हैं, और इसी सहायक क्रिया को एक और नाम से जानते हैं, वो होता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब भी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब भी सहायक क्रिया। दोस्तों, इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं और इनका क्या क्या फंक्शन है, ये जानना जरूरी है। आखिर ये किसकी सहायता करते हैं कि हम इनको सहायक क्रिया कहते हैं, आखिर किसका हेल्प करते हैं ये कि हम इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यही चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कुछ वर्ब्स को हम पहले ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि इनके अंडर कौन कौन से वर्ब मुख्य रूप से आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों की कैटेगरी में हम इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि आखिर कैसे पता चलेगा हमें कि इनको हम जो है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं पहले। is, are, was, has। is, are, was, has। is, are, was और has।
हमें ये पता करना है कि क्या इन चारों सेंटेंसेस में इनका हमने प्रयोग किया है, तो क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हैं या नहीं है। देखते हैं। अभी अभी मैंने कहा कुछ देर पहले कि वैसा वर्ब जो हेल्प करता है उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, वैसा वर्ब जो मदद करता है उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया आप हेल्पिंग वर्ब कहें या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कहें, बात एक ही। यहां राइट का जो प्रयोग किया गया वो ही के अनुसार किया गया या इज के अनुसार किया गया। हमें आखिर कैसे पता चला कि यहाँ जो राइटिंग रखना है, इस राइट में आईएनजी जोड़ना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। पता हमें ऐसे नहीं चलेगा कि ही रखा गया है तो इसलिए हमको आईएनजी जोड़ना है। क्योंकि हमें पता है कि कहीं भी अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग बनाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना होता है तो इज एंड आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना होता है तो वाज वर का प्रयोग हम लोग करते ही हैं। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि कहीं भी ये आएंगे तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब है उसमें हमको आईएनजी जोड़ना पड़ता है। तो इस को देख कर ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमें आईएनजी का प्रयोग करना है। यहाँ प्ले में आईएनजी जोड़ा गया है, प्ले को प्लेइंग में बदला गया। दे के अनुसार ऐसा हुआ या आर के अनुसार ऐसा। जाहिर है आर यहाँ पे आया है तभी तो ये बताया कि जो है इसको भी आईएनजी में बदलना। उसी तरह यहाँ पे सिंग को सिंगिंग में बदला गया, इसके लिए जिम्मेदार शी नहीं है बल्कि वाज जिम्मेदार है इसको आईएनजी बनाने। पास को पास्ट में बदला गया, ऐसा नहीं है कि यहाँ ही की उपस्थिति से ही इसको पास्ट में बदला गया, बल्कि हैज हैव हैड की उपस्थिति से ये पता चलता है कि आने वाला जो वर्ब है वो हमें तीसरे रूप में बदलना। अब तक इन चारों सेंटेंसेस को देखने से तो यही लग रहा है कि राइट को राइटिंग में बदलने वाला इज, प्ले को प्लेइंग में बदलने वाला आर, सिंग को सिंगिंग में बदलने वाला वाज और पास्ट को पास्ट में बदलने वाला हैज। दोस्तों एक बात और, आपको अच्छी तरह पता है कि राइट एक एक्शन वर्ब है, प्लेइंग एक एक्शन वर्ब है, सिंगिंग एक एक्शन वर्ब है, पास्ट एक एक्शन वर्ब। इन चारों क्रियाओं को हम एक्शन वर्ब मानते हैं। आखिर ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे ये किसकी मदद करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ये मदद करते हैं अपने बाद आने वाले मेन वर्ब, जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, जिसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, वही मेन वर्ब भी होता है। तो आमतौर पर ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है यहाँ से किसी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है उसकी मदद करने वाला ही सहायक क्रिया माना जाता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। He is dotted lines, she has dotted lines। दोस्तों हमें यहाँ पे वो का प्रयोग करना है और यहाँ पर इट का इस्तेमाल करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो का कौन सा रूप रखें या इट का कौन सा रूप रखें? क्या ही से ये क्लियर हो पाएगा कि हमें वो का कौन सा रूप रखना है? वहीं क्या यहाँ पर शी की मदद से हम ये बता सकते हैं कि यहाँ इट का कौन सा रूप रखना है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। इट इज quite impossible to justify the use of go and it to see the subject to be used in the outset of the sentence। यहाँ go का कौन सा रूप रखा जाएगा इसका फैसला होगा is की मदद से। यहाँ it का कौन सा रूप रखा जाएगा इसका फैसला होगा has की मदद से। तो आखिर मेन वर्ब है go, मेन वर्ब है it,
हेल्प किया या इज ने हेल्प किया? जवाब होगा इज ने हेल्प किया, तभी ये गो बदल गया गोइंग। उसी तरह यहाँ पे ईट का रूप हमें ईटन रखना है, तो ईट को ईटन बनाने में शी ने हेल्प किया या हैज ने हेल्प किया? जाहिर है कि हैज ने ही मदद की होगी ईट को ईटन बनाने में। अब तक की बातों से यहाँ तक यही स्पष्ट हुआ है कि सेंटेंस में प्रयोग किया जाने वाला जो मुख्य क्रिया होता है, जो मेन वर्ब होता है, उसके रूप में जो परिवर्तन किया जाता है उसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ही होता है। अब चूंकि हम ये बात समझ चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वो वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस में आने वाले दूसरे वर्ब की मदद करते हैं, ये उनका रूप बदलने में हेल्प करते हैं। हमें आने वाले वर्ब में आईएनजी जोड़ना है या उसका V3 जोड़ना है, इन चीज़ों को बदलने में ये हमारी मदद करते हैं। एक बात तो ये भी है। दूसरी बात ये है कि किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब अगर इनकी उपस्थिति किसी भी सेंटेंस में हुई तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ से हमें मिलेगा कि उस सेंटेंस में दो वर्ब का प्रयोग किया गया। अगर देखा जाए, अगर मैं कहूँ he is eating, they have gone, is भी वर्ब है, eat भी वर्ब है, have भी वर्ब है, gone भी वर्ब है, तो दो वर्ब का प्रयोग तो हमें सेंटेंस में मिला देखने को। लेकिन इसमें से कौन ऑक्सिलरी वर्ब है और कौन मेन वर्ब है ये देखना जरूरी है। मेन वर्ब तो हमारा ईट ही है। ईट इज ए मेन वर्ब हियर इन दिस सेंटेंस, और इस ईट को ईटिंग में किसने बदला? इज ने। विन यहाँ पर, विन यहाँ मेन वर्ब है, इस विन को वॉन में किसने बदला? हैव। तो एक वर्ब तो वो हो गया जिसको हम मेन वर्ब मानते हैं, और दूसरा वर्ब वो जो इसका रूप बदलने के लिए जिम्मेदार है। ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। इन ब्रीफ हम ये कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में भी ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आते हैं उनमें दो वर्ब का होना आवश्यक है। एक हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरा वो वर्ब जिसका ये रूप बदल रहा है। पहला ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा वो वर्ब जिसका रूप बदल गया। ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब बात करते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या है। एक ये टर्मिनोलॉजी है कि लिंकिंग वर्ब क्या है, देखते हैं। देखते हैं वो वर्ब कौन कौन से हैं। इज, वाज, एम। दोस्तों याद रखिए, इन तीनों वर्ब का प्रयोग तुरंत इसके पहले हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब में हुआ था और ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें मैंने ये कहा कि अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है
तो इनके साथ एक दूसरी क्रिया जरूर आएगी। दूसरी क्रिया जब आएगी तभी हम इनको ऑक्सिलरी या हेल्पिंग मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टीचर काम तो नहीं है, डांसर काम तो नहीं है, बीमार काम तो नहीं है। अगर यहाँ किसी वर्ब को रखा गया होता तो हम मान सकते थे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ हम इसको लिंकिंग वर्ब कहेंगे। लिंकिंग वर्ब हम इसको कहेंगे क्यों, कैसे हमें पता चलेगा कि ये लिंकिंग वर्ब है? दोस्तों ये जो लिंकिंग है ये बना है लिंक से। लिंक का मतलब टू कनेक्ट, जोड़ना। वर्ब के बाद है टीचर, वर्ब के पहले है ही। टीचर कौन है? ही इज ए टीचर, वह टीचर है। तो टीचर तो ही है ना, ही और टीचर ये दोनों अलग अलग व्यक्ति तो नहीं है, एक ही व्यक्ति है। तो इन दोनों को लिंक किसने किया? इसने किया। शी वॉज ए डांसर, शी वॉज ए डांसर, वह एक डांसर। वो डांसर कौन थी? वह तो वही ना डांसर है। तो शी और डांसर ये दोनों तो एक ही हुए। इन दोनों को आपस में कनेक्ट किसने किया? वॉज ने किया। आई एम इल, मैं बीमार हूं। बीमार कौन है? मैं हूं। तो आई और ए को कनेक्ट करने वाला है। इसलिए वो तमाम वर्ब, वो तमाम क्रियाएं जिनमें बाद में आने वाला शब्द आने वाले सब्जेक्ट से कनेक्ट हो जाए, अर्थात सब्जेक्ट और बाद में आने वाला शब्द एक ही व्यक्ति को डिस्क्राइब करते हैं, वैसी अवस्था में बीच में आने वाली क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या? लिंकिंग वर्ब। दोस्तों लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में अंतर यही है कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह अगर हम इज, वाज और एम का प्रयोग करेंगे तो इसके अलावा एक और क्रिया रखनी होगी आईएनजी जोड़कर। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल किए हैं इन तीनों को, इसलिए ए टीचर और ही एक ही व्यक्ति हैं, शी और डांसर एक ही व्यक्ति है, आई और इल ये दोनों भी एक ही व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे लिंकिंग वर्ब। क्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ बी की मदद से ही हम लोग लिंकिंग वर्ब दिखाएं? लिंकिंग वर्ब का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि वर्ब के बाद जो कुछ भी आएगा वो हमारे सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है, वो सब्जेक्ट से कनेक्ट हो जाएगा। लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला जो भी शब्द है वो हमारे सब्जेक्ट से कनेक्ट हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। ये जब होंगे एक ही होंगे तभी हम बीच में इसको लिंकिंग वर्ब का उदाहरण मानेंगे। तीन सेंटेंसेस यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या है। ग्रो, ग्रो का मतलब बढ़ जाना, बड़ा हो जाना। टेस्ट माने स्वाद होना। लुक्स माने देखते हैं। चिल्ड्रेन ग्रो ओल्ड, बच्चे हो जाते हैं बूढ़े, बच्चे बूढ़े हो जाते हैं। शुगर टेस्ट स्वीट, चीनी लगती है मीठी। शी लुक्स ब्यूटीफुल, वह दिखती है सुंदर। ओल्ड बूढ़े, चिल्ड्रेन ग्रो ओल्ड, बूढ़े कौन होते हैं?
बच्चे। तो ये जो ओल्ड है ये किसके बारे में बात कर रहा है? बच्चे के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ये ओल्ड जो है वो सब्जेक्ट से कनेक्ट हो गया। टेस्ट स्वीट, स्वीट मीठी, मीठी लगती है। क्या मीठी लगती है? चीनी। तो ये जो स्वीट है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये किसको बता रहा है? शुगर को। ब्यूटीफुल, शी लुक्स ब्यूटीफुल, वह दिखती है सुंदर, सुंदर दिखती है। कौन सुंदर दिखता है? वह सुंदर दिखती है। तो हम कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हैं कि ओल्ड डिस्क्रिप्शन है चिल्ड्रन का, स्वीट बता रहा है चीनी के बारे में, ब्यूटीफुल बता रहा है शी के बारे में। इसलिए चूंकि ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, ब्यूटीफुल और शी आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए इन तीनों को आपस में कनेक्ट किसने किया? ग्रो, टेस और लुक। इसलिए यहाँ पर ग्रो, टेस और लुक को हम लोग क्या मानेंगे? लिंकिंग वर्ब। क्यों लिंकिंग वर्ब? क्योंकि बाद में आने वाला शब्द कहीं ना कहीं से ये सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है, ये सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है। बूढ़े कौन होते हैं? बच्चे। मीठी क्या लगती है? चीनी। ब्यूटीफुल क्या होगा? ब्यूटीफुल कौन दिखता है? तो ये तीनों जो है कहीं ना कहीं से हमें बताते हैं कि ये बीच में आने वाला जो वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब। अब तक हमने क्या देखा? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, यहां हमने देखा ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। अब इस चैप्टर को हम लोग यहां पे कंक्लूड करते हैं। इज दोनों जगह इज का प्रयोग किया गया। इज के बाद यहां रखा गया प्ले, इज के बाद यहां रखा गया स्टूडेंट। तो प्ले आप जानते हैं कि प्ले का मतलब होता है खेलना, एक वर्ब है ये। इज भी एक वर्ब है, प्ले भी एक वर्ब। इन दोनों को हम एक वर्ब का रूप मानते हैं। तो मैंने अभी कहा था इसके पहले कि जिस सेंटेंस में दो वर्ब होगा उसमें एक मेन वर्ब होगा और एक हेल्पिंग वर्ब होगा। तो इस प्ले को प्लेइंग बनाने में हेल्प किसने किया? इज ने हेल्प किया। इज है तभी तो इसको आईएनजी में बदला गया, इसलिए ये हो गया हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो कि सहायता किया है इसलिए इसको आईएनजी बनाने में, और ये हो गया मेन। अब यहाँ पर देखते हैं ही इज ए स्टूडेंट। इज यहाँ पर वर्ब, लेकिन स्टूडेंट यहाँ वर्ब नहीं है, यहाँ दो वर्ब नहीं है, ये स्टूडेंट है। ही इज ए स्टूडेंट। तो ए स्टूडेंट विद्यार्थी, विद्यार्थी कौन है? वह। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट है वो इस सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। स्टूडेंट कौन है भाई? वह स्टूडेंट है। तो कहीं ना कहीं ये बाद में आने वाला शब्द इसका डिस्क्रिप्शन है, वो इसके बारे में बता रहा है। तो ए स्टूडेंट और ही इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया है, ये हो गया लिंकिंग वर्ब। अब तीसरी चीज हम देख सकते हैं कि ऐसे भी वर्ब हैं इस कैटेगरी के जिनको मेन वर्ब भी माना जा सकता है। देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हैव और वाज, इन दोनों को हम ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं या नहीं, पहले ये देखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होने के लिए मैंने अभी कहा कि दो वर्ब की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हैव के बाद आ रहा है ए कार। कार वर्ब तो नहीं है, कार तो एक नाउन है। उसी तरह यहाँ पे वाज के बाद है ट्री। क्या ट्री को हम वर्ब मान सकते हैं? ट्री मीन्स पेड़, पेड़ तो एक नाउन है, तो यहाँ वर्ब तो नहीं। वर्ब अगर नहीं है दूसरा, ये बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे हैव और यहाँ वाज, ये दोनों ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर ये दोनों होते तो इसके बाद कोई ना कोई वर्ब जरूर होता। अच्छा,
ये देख लेते हैं कि क्या ये लिंकिंग वर्ब है कि नहीं। ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं है, क्या ये लिंकिंग वर्ब है ये भी देखते हैं। अगर ये लिंकिंग वर्ब होता तो इसके पहले और इसके बाद आने वाले जो शब्द हैं वो दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। यहाँ पे है आई, यहाँ पे है कार। क्या मैं कार हूँ? क्या मैं कार हो सकता हूँ? नहीं, कार एक अलग चीज़ है, मैं एक अलग चीज़ हूँ, इसलिए ये दोनों एक तो नहीं हो सकते। तो अब ना तो ये हेल्पिंग वर्ब रहा, ना तो ये लिंकिंग वर्ब रहा। अब ये क्या होगा? ऐसी स्थिति में यहाँ है हो जाएगा मेन वर्ब। यहाँ देखते हैं ट्री देयर, क्या ट्री देयर है? क्या देयर ट्री है? ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ना तो देयर ट्री है और ना ही ट्री देयर है। तो यहाँ पे भी वर्ब एक ही है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? मेन वर्ब। तो वर्ब की जहाँ तक बात है, हमने देखा अब तक कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, और इसी सिलसिले में हमने ये भी देखा कि मेन वर्ब क्या होता है। अगर दो वर्ब नहीं है तो ये या तो लिंकिंग वर्ब हो सकता है या फिर मेन वर्ब हो सकता है। लिंकिंग वर्ब ये तब होगा जब बाद में या पहले आने वाले शब्द एक ही हों, और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम इनको मेन वर्ब मान सकते हैं। ये यहाँ हो गया मेन वर्ब। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें अब तक जो भी मैंने की हैं बोर्ड पर वो आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। दोस्तों मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मैं उत्साहित हो जाऊँ और आपके लिए रोज़ नए नए वीडियोज़ बनाता रहूँ। थैंक्स।